नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी इस वक्त लाइव है। समर्थन दिया और आप सबके सहयोग के कारण से आज हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेक काम ऐसे हो रहे हैं। इसलिए अगर हम 10 सालों की बात करेंगे तो 10 सालों में हमारे देश के अंदर वो काम हुए हैं जो आजाद भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुए थे। उन सभी कामों को मोदी जी ने धरातल पर उतारने का काम किया है। 2014 से पहले जो सरकारें होती थी वो सरकार कुछ लोगों के लिए योजना बनाती थी, कुछ लोगों के लिए काम करती थी, नीतियां बनाती नहीं थी, नीयत साफ नहीं थी। लेकिन मोदी जी के बनने के बाद नीतियां भी बन रही है, साफ नीयत से काम हो रहा है और वो काम हो रहे हैं। जैसे हमारे कैप्टन भामीचंद जी यहाँ पर बैठे हैं, अभी एक दिन इन्होंने हमारे 15 महा रेजिमेंट का बहुत बड़ा कार्यक्रम देहरादून में आयोजित किया। सारे फौजी लोग आए थे। तो मैंने उस दिन भी बोला कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हुई। वो कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग था, लेकिन देश की आजादी से लेकर 2019 तक कोई देश का प्रधानमंत्री इतनी हिम्मत नहीं बना पाया कि कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दे और कश्मीर को पूरी तरह से भारत में मिला दे। कश्मीर के अंदर 2 विधान, 2 विधान, 2 संविधान, 2 निशान और 2 प्रधान। एक ही देश में 2 व्यवस्थाएं चलती थी। इन 2 व्यवस्थाओं को उन्होंने समाप्त किया। 3 तलाक, हमारी जो मुस्लिम बहनें थी उनको 3 तलाक से मुक्ति दिलाई, जो एक अभिशाप था। और अभी 22 जनवरी को आप सबको पता है क्या हुआ था। 22 जनवरी को अयोध्या में क्या हुआ था, हमारी सभी बहनें जानती है। आपने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी देखा है, कितने भव्य तरीके से भगवान राम अपनी जन्मभूमि पर विराजित हो गए। बताइए आप, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री न होते तो क्या ये काम हो सकता था? क्या नहीं हो सकता था। अगर हो सकता होता तो पहले ही हो जाता। तो मोदी जी के नेतृत्व में इस सब काम हो रहे हैं जो आज तक कभी नहीं थे। और हमने भी मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड के अंदर जो भारतवर्ष के अंदर एक मांग थी, लोगों को जिसकी प्रतीक्षा थी, एक समानता का अधिकार हमारी महिलाओं को मिले, हमारी मातृशक्ति को मिले, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, बेटियों को, उनको समानता का अधिकार मिले, भारत के संविधान में जिसकी व्यवस्था की गई, वह काम उत्तराखंड की विधानसभा में समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित करके हमने इसको इस एक्ट के रूप में हमने यहां पर पारित कर दिया और उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। उत्तराखंड से गंगोत्री निकलेगी, संविधान की गंगोत्री, समानता की गंगोत्री, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई मिलावट नहीं होगी। संविधान के अनुरूप हमने ये काम यहां पर शुरू कर दिया, यहां से प्रारंभ हो गया, अब ये पूरे देश के अंदर जाएगा। हमने अन्य राज्यों से भी अपेक्षा करी है कि अन्य राज्य भी इसको अपने यहां लागू करेंगे। आने वाले समय में मातृशक्ति को जीने का अधिकार मिलेगा, आत्मबल का अधिकार मिलेगा, आत्मरक्षा का अधिकार मिलेगा, उनके सशक्तिकरण का रास्ता बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, स्वरोजगार बढ़ेगा, वो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, मजबूती से उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसमें हमारे बच्चों को भी सुरक्षा होगी, बच्चों की भी सुरक्षा का प्रावधान किया गया है, बुजुर्गों की भी सुरक्षा का प्रावधान उसमें किया गया है। हमने कहा है हम न्याय के सिद्धांत पर काम करेंगे, हम तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड देवभूमि है, जहां गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, शारदा मैया, महाकाली निकलती है, अनेक नदियां जो पूरे साल भर प्रभावमान रहती है। हमारे यहाँ जहां 4 धाम है, जहां केदारखंड है वहीं मानसखंड है। प्रत्येक स्थान पर कोई न कोई देव विराजित है। जहां देखिए आप देवभूमि, देवभूमि इसीलिए कहा जाता है। प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में
कोई अर्धसैनिक बलों में, पैरामिलिट्री में, हमने चुनाव से पहले आप सबके सामने कहा था कि नई सरकार का गठन होगा तो हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो समान नागरिक संहिता का हम कानून बनाएंगे। आप भाइयों बहनों, धन्यवाद धन्यवाद गांधी जी का धन्यवाद 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 गांधी जी का धन्यवाद गांधी जी का धन्यवाद गांधी जी का धन्यवाद गांधी जी का धन्यवाद। भाइयों बहनों, बहुत सारे काम हमने आगे के अपने प्रस्ताव में लिए हैं। उत्तराखंड हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बने, आगे की पंक्ति का राज्य बने। तो वहीं दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अरविंद केजरीवाल सह परिवार अयोध्या रामलला के दर्शन करने कल अयोध्या जाएंगे। यहां दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री सह परिवार कल रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे। रामलला की शरण में माथा टेकेंगे और उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल सह परिवार अयोध्या जाएंगे और वहां पर दर्शन करेंगे रामलला। रामलला की शरण में मत्था टेकने जाएंगे कल अयोध्या अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल सह परिवार यानी अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता के साथ कल वो अयोध्या जाएंगे और वहां पर रामलला के दर्शन करेंगे। यहां तो रामलला के दर्शन करने कल अयोध्या जाएंगे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, और उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे उनके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली के संवाददाता अजीत कुमार जुड़ गए हमारे साथ। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी। अजीत, चूंकि अरविंद केजरीवाल कल अपने परिवार के साथ अयोध्या जा रहे हैं दर्शन करने भगवान राम के, तो उनके साथ सिर्फ उनके परिवार वाले ही जा रहे हैं या पंजाब के मुख्यमंत्री के अलावा और कौन कौन से नेता हैं जो उनके साथ कल अयोध्या रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं? अजीत, देखिए शिवम को बताना चाहूंगा, जो अभी सबसे बड़ी खबर सामने यही आई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री दोनों ही अपने परिवार के साथ कल यानी सोमवार को अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से जब बीते 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, तो उस समय भी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निमंत्रण दिया गया था। उस समय हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस समय ये विशेष रूप उन्होंने कहा था कि उन्हें निमंत्रण मिला है, लेकिन उन्हें अकेला ही बुलाया गया है, इसलिए वो उस समय नहीं गए। उन्होंने उस समय विशेष रूप में ये बात कही थी कि वो बाद में जरूर जाएंगे और अपने परिवार के साथ वो वहां जाएंगे और दर्शन करेंगे। और उसी के तहत कहा जा सकता है कि सोमवार को यानी कि 12 फरवरी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों ही अपने परिवार के साथ अयोध्या जाएंगे रामलला के दर्शन करने। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पूरी तैयारी उसी को लेकर के है। जी अजीत, चूंकि 22 तारीख को रामलला के दर्शन का जो निमंत्रण था वो अरविंद केजरीवाल को भी मिला था, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने जब उन्हें न्योता दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुंचे। तो इस वक्त जब वो जा रहे हैं तो विपक्ष की तरफ से क्या कोई खास टिप्पणी की गई है केजरीवाल के जाने को लेकर?
देखिए तुम जैसे कि मैंने बताया कि जब 22 जनवरी को प्रांत प्रतिष्ठान के दौरान उनको निमंत्रण दिया गया था तो उस समय उन्होंने विश्लेषकों पर कहा था कि वो परिवार के साथ दर्शन करना चाहते हैं और इसीलिए उन्हें सुरक्षा के मद्देनजर सिर्फ अकेले को बुलाया है, इसलिए वो नहीं जाएंगे क्योंकि वो परिवार के साथ दर्शन करना चाहते हैं। तो वो आने वाले दिनों में जरूर जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो जाएगा तो उसके बाद वो जरूर अपने परिवार के साथ जाएंगे और अब वो परिवार के साथ जा रहे हैं। हालांकि अभी अगर मैं बात करूं अन्य विपक्षी नेताओं की तो ऐसा कोई भी किसी भी विपक्षी नेताओं का कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस समय कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से उस समय जब 22 जनवरी को बुलाया गया था तो उस समय इन्होंने यही हवाला दिया था कि परिवार के साथ जाएंगे, उसी के तहत कहा जा सकता है कि परिवार के साथ अपने रामलला के दर्शन करने कल यानी सोमवार को अयोध्या जाएंगे। जी शिव जी अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देश को आगे ले जाने का रास्ता दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा बीजेपी के कई अन्य नेताओं ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्पांजलि अर्पित की। मंत्रिपरिषद के मेरे साथी पुरुषोत्तम रूपाला जी, आर्य समाज के विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, देश स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती मना रहा है। मेरी इच्छा थी कि मैं स्वयं स्वामी जी की जन्मभूमि टंकारा पहुंचता, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। मैं मन से, हृदय से आप सबके बीच ही हूं। महर्षि दयानंद जी के जन्म क्षेत्र से प्राकृतिक खेती का संदेश पूरे देश के किसानों को मिले, इससे बेहतर और क्या होगा। साथियों, महर्षि दयानंद ने अपने दौर में महिलाओं के अधिकारों और उनकी भागीदारी की बात की थी। नई नीतियों के जरिए, ईमानदार कोशिशों के जरिए देश आज अपनी बेटियों को आगे बढ़ा रहा है। कुछ महीने पहले ही देश ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास करके लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण सुनिश्चित किया है। ये वो दौर था जब गुलामी में फंसे भारत के लोग अपनी चेतना खो रहे थे। स्वामी दयानंद जी ने तब देश को बताया कि कैसे हमारी रूढ़ियां और अंधविश्वास ने देश को जकड़ा हुआ है। इन रूढ़ियों ने हमारे वैज्ञानिक चिंतन को कमजोर कर दिया था। इन सामाजिक बुराइयों ने हमारी एकता पर प्रहार किया था। समाज का एक वर्ग भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से लगातार दूर जा रहा था। ऐसे समय में स्वामी दयानंद जी ने वेदों की ओर लौटो, इसका आह्वान किया। उन्होंने वेदों पर भाष्य लिखे, तार्किक व्याख्या की। उन्होंने रूढ़ियों पर खुलकर प्रहार किया और ये बताया कि भारतीय दर्शन का वास्तविक स्वरूप क्या है। इसका परिणाम ये हुआ कि समाज में आत्मविश्वास लौटने लगा। लोग वैदिक धर्म को जानने लगे और उसकी जड़ों से जुड़ने लगे। साथियों, हमारी सामाजिक कुरीतियों को मोहरा बनाकर अंग्रेजी हुकूमत हमें नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। सामाजिक बदलाव का हवाला देकर तब कुछ लोगों द्वारा अंग्रेजी राज को सही ठहराया जाता था।
तो वहीं कांग्रेस ने नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है, जिसके बाद निष्कासित कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस से नाराज होकर बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं। सबसे पहले रामराज्य का सपना महात्मा गांधी ने देखा था, तो जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था वो सपना मोदी जी पूरा कर रहे हैं, और अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और देश के हित में अच्छा फैसला कर रहे हैं तो उसका समर्थन होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत करने लगा है कि उन्होंने मोदी से नफरत करते करते पूरे देश से नफरत करना शुरू कर दिया है। मोदी से नफरत करते करते सनातन को मिटाने पर तुले हुए हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक चिट्ठी जारी की है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी ने एक चिट्ठी जारी की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे कांग्रेस से मुक्ति देने का फरमान जारी किया। साथ ही साथ मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा है पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से। तो वेणुगोपाल जी या आदरणीय खड़गे जी कृपया ये बताएं कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो पार्टी के विरोध में थीं और उन्हें कब पता चला। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा है पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से। तो वेणुगोपाल जी या आदरणीय खड़गे जी कृपया ये बताएं कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो पार्टी के विरोध में थीं और उन्हें कब पता चला। क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? क्या अयोध्या जाना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण स्वीकार करना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होना पार्टी विरोधी है? क्या श्री कल्की धाम का शिलान्यास कराना पार्टी विरोधी है? क्या नरेंद्र मोदी जी से मिलना पार्टी विरोधी है? क्या उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण देना पार्टी विरोधी है? मेरी अभिलाषा है, मेरी प्रबल इच्छा है, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, तो एक राम भक्त को 6 साल के लिए क्यों निकाला जा रहा है? इसको 14 वर्ष कर दिया जाए। मैं छात्र जीवन से तो वह सिद्धार्थनगर में डीएम पवन अग्रवाल ने निरीक्षण किया, जहां उन्होंने ग्राम महरिया में सरकारी योजनाओं के लिए भूमि और गौशाला का निरीक्षण किया। तो वहीं इस दौरान सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर डीएम ने नाराजगी भी जताई, साथ ही कब्जेधारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए डीएम ने कहा कि गौशाला में लगभग 190 गोवंश हैं और इनके हरे चारे, पानी की व्यवस्था, साफ सफाई को लेकर निर्देशित किया। साथ ही इसके अलावा जमीनों के निरीक्षण को लेकर भी जानकारी दी। गौ संरक्षण केंद्र महरिया गांव में निरीक्षण किया गया है। यहाँ पे बताया गया कि लगभग 190 के आसपास गोवंश हैं और यहाँ पर चारा और चोकर वगैरह की पर्याप्त उपलब्धता है और थोड़ा और साफ़ सफाई की बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही हरा चारा एवं उचित मात्रा में दिए जाने के भी निर्देश दिए गए। यहाँ पर गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाने का कार्य भी चल रहा है, जिसमें समूह की महिलाएं कार्यरत हैं। उनके द्वारा अभी बताया गया कि अभी उनकी बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम है
बिक्री वगैरह के लिए, तो उनको और प्रेरित कर कर और उनकी हेल्प कर कर आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा। और भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन की आवश्यकता रहती है। उसी के क्रम में जो सरकारी संपत्तियां हैं, जो बंजर की भूमि है, उन्हीं का निरीक्षण किया जा रहा है, और जहाँ भी कोई भी कब्जा पाया जाएगा उनको खाली कराकर सरकारी योजनाओं के लिए सरकारी भूमि का प्रयोग किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के वन पर्यावरण राज्य मंत्री केपी मलिक ने बागपत डीएम को रविवार को एक लेटर भेजा है, जिसमें उन्होंने बताया कि यमुना नदी में अवैध रेत खनन हो रहा है, जिसको लेकर मंत्री ने पत्र लिखते हुए डीएम से कहा कि खनन बंद कराकर माफियाओं पर कार्रवाई करें ताकि सरकार की छवि धूमिल ना हो। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां करहल मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि रोडवेज बस ट्रैक्टर से टकरा गई, जिससे बस चालक दुर्घटनाग्रस्त बस में फंस गया। वहीं बस चालक को बाहर निकालने का प्रयास जारी है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सीओ सिटी अजय चौहान जाम खुलवाने के प्रयास में जुट गए। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के करहल मैनपुरी मार्ग की बताई जा रही है। तो वहीं मिर्जापुर से दिल दहला देने वाला मामला सामने निकलकर आया है, जहां संदिग्ध परिस्थिति में नई नवेली विवाहिता की मौत हो गई, जिसके बाद लड़की के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाया। मृत लड़की की बहन से यह जानकारी मिली कि 10 तारीख को सुबह ससुराल वालों के घर से फोन आया कि आपकी बेटी मर गई है, जिसके बाद मायके वाले आनन फानन में भागे। तो वहीं ससुराल वाले लड़की को लेकर जिला अस्पताल ले गए और वहां छोड़कर चले गए। इसके बाद मायके वालों ने पुलिस को सूचना दी और ससुराल वालों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई करते हुए ससुराल वालों के कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मेरी बेटी को मार दिया गया है, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। मिर्जापुर में पता नहीं क्यों शुरू से वो लोग थोड़ा परेशान कर रहे थे, बोल रहे गरीब की बेटी है, कुछ नहीं मिला है, जाके वहाँ से ये लाओ वो लाओ हमेशा बोलते थे। हम सोचे धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। हमको नहीं पता था कि ये लोग मेरे बेटी के साथ ऐसा करेंगे। ये सुबह 8 बजे फोन आया मेरे पास, मेरे दामाद का, बोला आपकी बेटी खत्म हो गई है। लोग अस्पताल हम लोग को बुला लिए कि घर पे आओ। जब घर पे पहुँचे तो वहाँ कोई नहीं था, सब लोग वहाँ चले गए। बोल रहे थे कि बनारस रास्ते में है और आई। फिर हम लोग वहाँ निकलने लगे तो बोल रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं। हम लोग को सुबह से यहाँ नचा रहे हैं वो लोग। इस समय इसी अस्पताल में है। तो वहीं सुल्तानपुर से एक मामला सामने आया है, जहां पूर्व राज्य मंत्री के बेटे और ड्राइवर पर हमला हुआ है। आपको बता दें कि ड्राइवर गोली लगने से घायल हो गया, जिसकी गंभीर हालत में लखनऊ जिसे रेफर कर दिया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि गाड़ी ओवरटेक को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी, जिसमें बेटा तो बाल बच गया, लेकिन ड्राइवर को गोली लग गई। तो वहीं मौके पर पहुंचे सीओ कादीपुर ने ड्राइवर को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ इलाज के लिए भर्ती करा दिया है। साथ ही एसओ रविंद्र सिंह ने बताया कि ड्राइवर की स्थिति स्थिर है, लेकिन अभी पुलिस को तहरीर नहीं मिली है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। प्रयागराज में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया दी है, जहां उन्होंने कहा कि सीएए से जुड़ी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, उनकी सुनवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि देश में न्याय व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। देश में जहां एक तरफ हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करने की भी जरूरत है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। की व्यवस्था के बारे में था कि आज न्यायिक व्यवस्था देश में चरमराई हुई है। एक तरफ हमारे पूरे मौलिक अधिकारों पर, हमारे लोकतंत्र पर, हमारे संविधान पर इतना गंभीर हमला किया जा रहा है मेनली सरकार के द्वारा, और न्यायपालिका का दायित्व है कि हमारे मौलिक अधिकारों की, संविधान की, लोकतंत्र की रक्षा करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो मूक दर्शक बनकर बैठी हुई है, और इसके कई कारण हैं जो मैंने विस्तार से बताए थे।
लेकिन ज़रूरी ये है कि इस समय कम से कम वकीलों को और आम जनता को भी पूरे न्यायिक सुधार के बारे में और न्यायपालिका को फिर से स्वतंत्र बनाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।